नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके सामने लेकर आई हूं एक नाटक, महत्वपूर्ण नाटक नेट जेआरएफ के सिलेबस से संबंधित सिंदूर की होली। इस सिंदूर की होली जो कि लक्ष्मी नारायण लाल जी ने इस नाटक को लिखा, इसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। इसको आज हम पढ़ेंगे, इसकी कथा वस्तु, इसका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिससे आपको पेपर 1, पेपर 2 और जो भी करंट से संबंधित यानी जानकारी है इसके अपडेट्स आपको मिलती रहे। अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नए नए वीडियो आपके लिए ऐसे ही लेकर के आते रहें। इसके लिए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं हम सिंदूर की होली नाटक को। अगर आप में से कोई किसी ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को जो अब तक अभी ने ना पढ़ा हो तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ, हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपको ज़रूर देंगे। तो फ्री वीडियो के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट सिलेबस चाहिए, नेट जेआरएफ आप वास्तव में मतलब क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे कंप्लीट कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। डाइव टू लर्न चैनल पे हमारा कंप्लीट कोर्स चलता है, वहाँ उस चैनल को आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अगर हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के वीडियो को, ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो लक्ष्मी नारायण लाल जी का जीवन परिचय थोड़ा देख लेते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1927 को हुआ। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला के जलालपुर गांव में हुआ था। ठीक है। इन्होंने एमए की शिक्षा की, पीएचडी किया। हिंदी कहानियों की शिल्प विधा विकास पर उन्होंने डीफिल की उपाधि भी प्राप्त की गई है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी देख लेते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी 20 नवंबर 1987 को दिल्ली में हो गई थी। नाटक है इनके अंधा कुआं, मादा का एकटक, सुंदर रस, सूखा सरोवर नाटक, तोता मैना, रात रानी, दर्पण, सूर्यमुख और कलंकी, ये इनके प्रमुख नाटक हैं। मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, यक्ष प्रश्न, व्यक्तिगत, एक शत, हरिश्चंद्र, सगुन 25, सब रंग, मोहभंग, राम की लड़ाई, पंचपुरुष, ये सभी नाटक हैं इनके। और ये नाटकों का क्रम अक्सर पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। इनके एकांकी संग्रह है पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरूपी 1964, ताजमहल के आंसू, मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972। ये उपन्यास हैं कुछ इनके। धरती की आंखें 1951, बया का घोंसला, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम एक अपवित्र नदी, अपना अपना राक्षस, बड़के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, ये सभी इनकी क्या है, रचनाएं हैं उपन्यास की। कहानी संग्रह है इनके आने वाला कल 1957, लेडी डॉक्टर, सूने आंगन, रस बरसे, नए स्वर, नई रेखाएं, एक और कहानी, एक बूंद जल, डाकू आए थे 1974। तो ये इनकी रचनाएं हैं कहानी की। ठीक है, कहानी संग्रह है। शोध और समीक्षाएं भी लिखी इन्होंने। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास 1953 में लिखा। आधुनिक हिंदी कहानी, रंगमंच और नाटक की भूमिका, पारसी हिंदी, रंगमंच, आधुनिक हिंदी नाटक और रंगमंच, देखना और जानना, ये सभी इन्होंने लिखे। अब बात कर लेते हैं इस नाटक की। तो ये जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, ये क्या है, एक चिरंतन नारित्व की समस्या का प्रतिपादन करता है लक्ष्मी नारायण मिश्र का ये सिंदूर की होली नाटक। ठीक है। और ये क्या करता है, भारतीय समाज में नारी की जो भी समस्याएं हैं, एक समस्या मूलक नाटक आप इसको कह सकते हैं। उन समस्याओं को लेखक ने क्या क्या विभिन्न पात्रों के माध्यम से हमारे सामने रखा है। तो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण समस्या है वैधव्य की समस्या। और राजा राम मोहन रॉय ने, दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने क्या किया, इस विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और इस वैधव्य की समस्या का निराकरण इन लोगों ने किया। तो जो सिंदूर की होली नाटक है, इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रख करके विभिन्न कोणों से इसमें चर्चा की गई। अगर प्रश्न बनता है कि पुनर्विवाह की समस्या यानी यह वैधव्य समस्या की समस्या को लेकर लिखा गया नाटक कौन सा है, तो वो है नाटक सिंदूर की होली। ठीक है। तो इस नाटक में जो चंद्रकला नाटक की केंद्रीय पात्र है, ठीक है, जिनके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है चंद्रकला के द्वारा। ठीक है। तो चंद्रकला कौन होती है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एक मात्र संतान होती है, मुरारी लाल की। ठीक है। 20 वर्ष की होती है। उसके मुख पर एक प्रकार की सरलता होती है, अल्हड़पन है। और वो क्या होती है, एक पाश्चात्य वातावरण में पली बड़ी इस लड़की होती है। और अब उसके विचारों में क्या है, एक स्वच्छंदता सी झलक दिखाई पड़ती है। यानी विश्वनाथ प्रसाद जी इस विषय में कहते हैं कि चंद्रकला नए विचारों वाले परिवार में जन्मी है। उसने नई शिक्षा पाई है और नए युग की चेतना में उसका संस्कार हुआ है। ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद जी का चंद्रकला के संदर्भ में। ठीक है। तो चंद्रकला क्या है, एक स्वच्छंद और उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर है। और वो क्या करती है, जो रजनीकांत नाम का इस नाटक का पात्र है उससे प्रेम करती है। और वो ये जानते हुए भी कि रजनीकांत विवाहित है,
वो उसको प्राप्त करने की अपनी क्या होती है, एक इच्छा को रखती है। तो वो कहते कथन है उसका कि तब तो मैं पार्वती की तरह मृत्युंजय के लिए तपस्या कर रही थी, जब उसको पता चलता है कि ऐसा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं इस नाटक में कि चंद्रकला रजनीकांत की निर्मल मुस्कान, रत्नारी आंखों और माथे पर झूलते हुए घने काले बालों की दो चार लटों पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृतपाय रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर क्या करती है, सिंदूर लगा लेती है। और क्या करती है, वहीं पर उसको क्या कर देती है, एक सिंदूर की होली सी खेल लेती है। यानी कि जो रजनीकांत नाम का पात्र होता है, कि उस पात्र को क्या कर देती है कि उसको अपना समझ लेती, मतलब अपना पति के रूप में वो मानने लगती है। वो जो बीमार होता है तो अस्पताल जा करके वो मर जाता है, तो भी उसके हाथों से अपने मांग में सिंदूर लगाती है, सिंदूर की होली खेल लेती है। ठीक है। तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण भारद्वाज जी लिखते हैं कि चंद्रकला ने सिंदूर की होली खेली है, उसने सच्चे मन और आत्मा से अपने आप को समर्पित किया है। तो ये चंद्रकला के प्रति कथन है भारद्वाज जी का। आगे बात करते हैं तो चंद्र रजनीकांत के प्रति वो क्या है, पूरी तरह समर्पित हो जाती है इस नाटक में, और मरणासन रजनीकांत को देखने अस्पताल जाती है। और उसे ना अपने पिता का के मान सम्मान का डर होता है, ना समाज का। तो जब वो वापस आती है तो उसके पिता बड़े क्रोध में उससे पूछते हैं कि, कथन है उसका मुरारी लाल का, कहते हैं कि शाम को गई थी अस्पताल में। चंद्रकला धीरे से बोलती है, वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि हाँ, बोलती है जी गई थी। मुरारी लाल जी कहते हैं शाम को गई थी अस्पताल में, जोर से बोलती क्यों नहीं, वो बड़े गुस्से में कहते हैं। तो चंद्रकला धीमे से कहती कि हाँ जी। मुरारी लाल कहते हैं जी क्या, मेरे सामने लाज आ रही है, भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलवों को सहलाने पर लाज नहीं आई। कल मैं किस मुंह से कचहरी जाऊंगा, मुमकिन है कि कलेक्टर सुने तो समझे कि मैं चंद्रकला वहां से बिल्कुल, मतलब जैसे वो इन सारी बातों को ताने ऐसे मारते हुए उसको डांटने लगते हैं, तो वो वहां से भागना चाहती है, निकलना चाहती है। तो गुस्से में उससे कहते हैं कि जा कहाँ रही हो, रुको यहीं पर, हरगिज ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, अपनी मर्यादा इस तरह मिट्टी में मिलने नहीं दूंगा। वो पूछते हैं अस्पताल गई क्यों थी, किसकी आज्ञा से तू अस्पताल गई थी। चंद्रकला फिर उत्तर देती है कि घूमने गई थी। तो ये उसके पिता की उसकी बात होती है और वो गुस्से में उससे बात करते हैं। तो रजनीकांत की मृत्यु का समाचार सुनकर चंद्रकला क्या करती थी, श्रृंगार करती है, गले में चंद्रहार पहनती है, मांग में सिंदूर डालकर कहती है आज मैं भी विधवा हो गई। उसके इस उन्माद पर मनोरमा दुखी होकर उसे समझाने का प्रयास करती है, लेकिन चंद्रकला अपने वैधव्य का आत्मज्ञान करती है। यानी कि जब उसको पता चलता है कि जिस रजनीकांत के प्रति वो समर्पित थी, उसके प्रेम करती थी, कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपने आप को वैधव्य समझ लेती है। चंद्रकला को समझाती हुई मनोरमा उससे कहती है, यानी चंद्रकला अपने वैधव्य को आत्मज्ञान किस तरीके से करती है, वो कहती है छी उन्माद क्यों होगा, मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है। तो चंद्रकला वहां पर कहती है। ठीक है। आगे चलते हैं तो चंद्रकला अपने वैधव्य को अमर बनाना चाहती है, लेकिन मनोरमा जानती है कि वे क्षणिक हैं, आवेश मात्र है, मात्र भावुकता है, इसलिए वो कहते हैं। यानी कि चंद्रकला को मनोरमा समझाते हुए कैसी कि ये तुम्हारे लिए क्या है, एक आवेश का क्षण है, आवेश में तुम ऐसा कर रही हो, ये भावुकता है। वो कहती है कि तुम क्या समझती हो, वैसी हंसी मुस्कुराहट, शरीर की सुंदरता, उसका विकास, आंखों की बिजली और बालों का उन्माद, उस कोटि का इतने बड़े संसार में दूसरा ना होगा, तुम्हारी दानशील प्रवृत्ति वहां भी ना उलझ जाएगी। चंद्रकला की स्वच्छंद प्रवृत्ति के कारण ही मनोरमा को उसके बार बार विधवा होने का डर होता है। यानी वो उसको समझाती है कि इसकी आदत ऐसी है कि आवेश और भावुकता में कुछ भी कर जाती है। तो कहती है कि आज ये रजनीकांत पर इतना आवेश में इतना सब कुछ कर रही है, कल कोई दूसरा रजनीकांत मिलेगा तो ये कल उसके साथ भी अपनी यही सब कुछ करेगी। तो वो कहती है कि ये हर बार इसके विधवा होने का उसको डर सताने लग जाता है। आगे चलते हैं तो चंद्रकला क्या होती, लेकिन वो आधुनिक विचारों की युवती होती है, वो अपनी नारी स्वतंत्रता की पक्षधर होती है ना, और उनके अनुसार नारी स्वयं अपने शोषण के लिए उत्तरदायी होती है। यानी चंद्रकला कहती है कि नारी जो होती है वो स्वयं अपने यानी उसके शोषण के उत्तरदायी वो खुद होती है। कैसे होती है वो बताती है कि स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है। चंद्रकला कहती है स्त्री ने स्वयं अपना नरक बनाया है, पुरुष उसके लिए दोषी नहीं है। चंद्रकला का मत है कि पुरुष ने रोटी और कपड़े की आड़ में नारी को गुलाम बनाया है। जब तक नारी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाएगी तब तक उसके उद्धार की कोई संभावना नहीं हो जाती है। तो ये वो वहाँ पर कहती है, ये कथन कहती है चंद्रकला यहाँ पर कि रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर की मर्यादा बिगड़ गई है। हमारा यानी स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ है जिनसे पुरुषों का, लेकिन तब भी हम पुरुषों की गुलामी में ही सदैव
कहती है चली आ रही, हमारे भीतर कभी संदेह पैदा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? यानी वो कहती है कि हम स्त्रियां ही अपना खुद कारण है पुरुषों की गुलामी करने की। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो चंद्रकला होती है वो क्या होती है, नारी की दासता का मुख्य कारण नारी को के उन्हीं गुणों को मानती है जिनकी प्रशंसा करके पुरुष ने उसे बेड़ियों में बांध दिया है। वो कहती है कि पुरुष ने अगर नारी की प्रशंसा कर दी कुछ गुणों को देख करके तो नारी क्या होती है, उनकी गुलाम बन जाती है। तो वो कहती है अपनी प्रशंसा से आत्ममुग्धा हुई नारी पुरुष के समक्ष सदैव के लिए समर्पित हो गई, कभी त्यागमयी, कभी स्नेहमयी, कभी प्रेरणामयी, तो कभी वात्सल्य की देवी बनकर। पुरुष उसे छलता रहा, उसका शोषण करता रहा। नारी तन से ही नहीं मन से भी कोमल होती है और पुरुष ने नारी की इसी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठाया है, ये चंद्रकला यहाँ पर कहती है। यानी उसका कथन है ये नाटक में कि शरीर और मन की इसी कमजोरी के कारण हम संसार के उन्मुक्त वातावरण से खींचकर दीवारों के घेरे में डाल दी जाती हैं। और ये चंद्रकला की यह दृढ़ मान्यता है कि यदि नारी अपने मन को मजबूत बना ले तो उसकी मुक्ति संभव होती है। यानी वो नारी की मुक्ति की आकांक्षी यहाँ पर चंद्रकला होती है। तो चंद्रकला क्या है, भावुकता से आक्रांत है और अपने क्रियाकलापों में वह तथ्यों की अपेक्षा भावनाओं को अधिक महत्व देती है। वह अपनी प्रेम और भावनाओं पर नियंत्रण रख पाती है नहीं रख पाती है और अब मनोरमा से रजनीकांत का चित्र बनवाती है। तो मनोरमा का मत है कि ये चित्र रजनीकांत की पत्नी के पास भेज देना चाहिए। किंतु चंद्रकला को ये स्वीकार नहीं है, बस उसे सदैव अपने पास रखना चाहती है। मनोरमा कहती है, कथन है ये कि किसी तरह ये चित्र उसकी स्त्री के पास पहुंचना चाहिए। चंद्रकला कहती है खूब कह रही हो, सिर हिलाकर, चित्र बनवाया मैंने और कह दूं और भेज दूं उसके पास। तो चंद्रकला कहती है उससे कि तुम दूसरा बना दो। तो इस तरीके से वह उस चित्र को देने को मना कर देती। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस नाटककार ने, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने चंद्रकला के चरित्र को स्त्री सशक्तिकरण के रूप में यानी यहाँ पर चित्रित किया है, जिसमें वो पूरी तरह सफल भी हुए हैं। तो इस नाटक के पात्रों की अब हम बात कर लेते हैं। कुछ पात्र, तो 3 अंक हैं इस नाटक में, सिंदूर की होली नाटक में। और पात्र है रजनीकांत जो लड़का होता है जिसका वो चित्र बनवाती है, मनोज शंकर जिससे चंद्रकला की शादी होनी होती है, मुरारी लाल वकील और चंद्रकला के पिता होते हैं, भगवंत सिंह राय साहब यानी रजनीकांत का चचेरा चाचा होता है, हरनंदन भगवंत का मित्र होता है, चंद्रकला मुरारी लाल की बेटी होती है और मनोरमा माहिर अली डॉक्टर और कुछ अन्य लोग ये इसके पात्र हैं। महत्वपूर्ण कथन है ये हम यहाँ पर हमने लिए हैं, आप देख सकते हैं। कहते मुरारी लाल कहता है कि आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सजा उसको दी जाती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। मुरारी लाल का ये कथन है। माहिर अली का कथन है कच्ची उम्र के में गृहस्थी का बोझ पड़ गया लड़के रजनीकांत के लिए, ये कथन होता है माहिर अली का। फिर मुरारी लाल का कथन है अगला कि मनुष्य का स्वार्थ डेढ़ होता है, इसके लिए आदमी क्या नहीं कर जाता है मनुष्य के स्वार्थ के लिए। आगे है हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर बैठते हैं, हम लोगों का काम है केवल कानून की रक्षा करना, यही बुराई है इसलिए सब हो रहा है। मुरारी लाल का ये कथन है। मनोरमा का कथन आता है ये कि उसकी हंसी पर उसको दया ना आई, अभी तो वह फूल खिला भी न था, केवल अपनी कला की परीक्षा, कला के अमूल्य के लिए संसार में जगह नहीं है। 8 वर्ष की थी तब शादी हुई थी, 2 वर्ष के बाद वह मर गया, जिस वस्तु का अनुभव ही नहीं उसके अभाव का दुख का, ये इंपॉर्टेंट कथन है मनोरमा का। ठीक है, कला का आधार तो विश्वास और शिक्षा होता है, ये मनोरमा के कथन है। ठीक है, चंद्रकला के कथन है कुछ, तुम्हारा व्यंग बड़ा निष्ठुर होता है। मनोरमा का कथन है मुरारी लाल से कि कानून और कला का साथ नहीं हो सकता, पुरुष औरत की आंख के लोलुप होते हैं, मृत्यु सैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए लोभ की चीज हो जाती है, ये मनोरमा मुरारी लाल से कहती है। ठीक है, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुओं से एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है, वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वह लेशमात्र भी जगह नहीं है और उन्हें भिक्षुक की तरह वो हो गई है तुम्हारी पुरुष जाति, मनोरमा कहती है मुरारी लाल से। ठीक है, आगे चलते हैं कि अगला कथन है मनोरमा का कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा पुरुष है। मनोज शंकर का कथन आता है कि प्रेम करना विशेषता स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं है, स्त्री जाति की स्तुति केवल इसीलिए है कि वह प्रेम करती है। ठीक है, ये कथन है ये मनोरमा का है। मनोज से कि आर्य विधवा से पढ़कर कविता और दार्शनिक ही नहीं थे वे, आत्मसमर्पण तुम्हारे लिए कितने अपमान की बात है, तुम्हारा पौरुष इतना कुंठित क्यों हो रहा है, ये मनोरमा मनोज से कहती है।
तो चंद्रकला का कथन है ये लास्ट में, मेरे भीतर आज चिरंतन नारित्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है, आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। तो ये कथन है चंद्रकला का। तो ये था हमारा आज का नाटक, जो कि हमने लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र का सिंदूर का होली लिया, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके लिए। उम्मीद करते हैं आपको परीक्षा में इससे कुछ तो लाभ होगा। पूरा नाटक डिटेल में हम यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, कभी भी कोशिश करेंगे समय मिला तो उस पूरे नाटक को डिटेल में पढ़ने के लिए। तो बने रहिए इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ, प्रतिदिन आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमें और भी वीडियो बनाने में हम मोटिवेट होते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू।